हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है जेट स्ट्रीम की। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी परिभाषा। डेफिनेशन: क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय परिध्रुवीय का मतलब ध्रुवों के चारों ओर पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय सर्कमपोलर पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। WHO ने इसको परिभाषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी कि WHO के अनुसार ऊपरी क्षोभ मंडल या समताप मंडल में अर्ध क्षैतिज अक्ष के सहारे प्रवाहित होने वाली प्रबल सक्रिय पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस आप याद रखें। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। यानी कि इस हिसाब से ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रवाहित होने वाली पवन धारा है यह, क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी 18 हाईएस्ट ऊंचाई 18 किलोमीटर के लगभग होती है और यह 7 से 14 किलोमीटर के बीच में चलने वाली पवन धारा है। इसलिए कह सकते हैं कि यह ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रवाहित होने वाली पवन धारा है। इसमें लंबवत एवं क्षैतिज पवन अपरूपण होता है तथा एक से अधिक तथा अधिकतम वायु वेग होता है। इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई तथा जेट विमानों के आधार पर इसका नाम जेट स्ट्रीम रखा गया। ये पवन धाराएं पश्चिम से पूर्व दिशा में विसर्पण करती हुई प्रबल वेग से चलती है। ये इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी। अब देखते हैं जेट स्ट्रीम की विशेषताएं। पहली विशेषता: जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल से 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर संकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। ध्यान रखें, जेट स्ट्रीम का जो संचरण है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है, लगभग 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में। दूसरी विशेषता है सामान्यतया, इसको सही कर लेना, सामान्यतया इनकी लंबाई हजारों किलोमीटर, चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर तथा गहराई कुछ किलोमीटर तक होती है। इनका संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य होता है। इन्हें परिध्रुवीय भंवर भी कहते हैं क्योंकि इनका संचार दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर होता है। अगली विशेषता है जेट स्ट्रीम का प्रवाह मार्ग विसर्पित यानी कि सर्पिलाकार होता है, अर्थात लहरदार होता है। पांचवी विशेषता है जेट स्ट्रीम का न्यूनतम वायु वेग 30 मीटर प्रति सेकंड अर्थात 108 किलोमीटर पर हावर होता है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह तो न्यूनतम वायु वेग है इनका। जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। शीतकाल में ये अधिक प्रबल हो जाती है तथा इनका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में 2 गुना अधिक हो जाता है। यानी कि शीतकाल में अधिक गति से चलती है जेट स्ट्रीम। अधिकतम वायु वेग 480 किलोमीटर पर हावर होता है। ठीक है, न्यूनतम वायु वेग तो हमने देख लिया कि 108 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलती है, जबकि जो अधिकतम वायु वेग है इसका हाईएस्ट जो वेलोसिटी है वो है 480 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट विशेषता है ग्रीष्मकाल। उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है तथा उसका उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है, जबकि शीतकाल में इसका अधिकतम विस्तार होता है तथा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाता है। अगली विशेषता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का लंबवत अपरूपण 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 18 से 36 किलोमीटर पर हावर होता है, अर्थात जेट स्ट्रीम की सीमा के ऊपर या नीचे हवा की गति 18 से 36 किलोमीटर पर हावर की गति से कम हो जाती है दर से कम हो जाती है। क्षैतिज अपरूपण 5 मीटर पर सेकंड होता है। ये थी कुछ विशेषताएं जेट स्ट्रीम की। अब देख लेते हैं जेट स्ट्रीम के प्रकार।
अवस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम को 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। पहली जेट स्ट्रीम है ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। इसका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियों एवं उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों के मिलन क्षेत्र यानी कि 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर होता है। दो विपरीत वायु राशियों के कारण ताप प्रवणता अधिक होती है। ये अधिक अनियमित होती है पश्चिम से पूर्व। दूसरी जेट स्ट्रीम है, दूसरा प्रकार है उपोष्ण लिखना इसको, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। उपोष्ण लिखना है इसको, एक थोड़ा गलत लिख रखा है, लिखने में आ गया। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। इसकी स्थिति धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के उत्तर में ऊपरी क्षोभ मंडल में होती है, अर्थात 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर। तीसरी जेट स्ट्रीम है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। इनकी उत्पत्ति धरातलीय पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपर ऊपरी क्षोभ मंडल में भारत एवं अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्मकाल में होता है। इसका संबंध तिब्बत के पठार के ऊष्मन से होता है तथा भारतीय मानसून में इसका पर्याप्त महत्व है, यानी कि भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है ये वाली जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। चौथी जेट स्ट्रीम है ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। इनको समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इनका निर्माण सागर तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के ऊपर अर्थात समताप मंडल में शीत ध्रुव के ऊपर तीव्र ताप प्रवणता के कारण शीतकाल में होता है। पांचवी जेट स्ट्रीम है स्थानीय जेट स्ट्रीम, लोकल जेट स्ट्रीम। इनकी उत्पत्ति स्थानीय तापीय एवं गतिकीय दशाओं में कुछ खास स्थानों में होता है। इसका महत्व मात्र स्थानीय होता है। ठीक है, ये कुछ प्रकार थे जेट स्ट्रीम के। अब देख लेते हैं जेट स्ट्रीम का विकास चक्र या जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कुछ जनरल चीज़ें हैं ये, तो देखो पहले 2 स्टार लगे हुए हैं, इनको देखो। रोसबी तरंग क्या होती है? लहरदार या लहरनुमा जेट स्ट्रीम को रोसबी तरंग कहते हैं। लहरनुमा जेट स्ट्रीम को रोसबी तरंग कहते हैं। सूचकांक चक्र इंडेक्स साइकिल। सीधे प्रवाह मार्ग से लहरनुमा प्रवाह मार्ग के बनने की अवधि को सूचकांक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति या जेट स्ट्रीम का विकास। प्रथम अवस्था, जेट स्ट्रीम की स्थिति ध्रुवों के पास होती है। इसके उत्तर में ध्रुवीय ठंडी हवा तथा दक्षिण में गर्म पछुआ हवा होती है। जेट स्ट्रीम का संचार पश्चिम से पूर्व लगभग सीधे मार्ग में होता है, क्योंकि अभी तक रोसबी लहर का निर्माण नहीं हो पाता, यानी कि प्रथम अवस्था में रोसबी तरंग नहीं बनती। द्वितीय अवस्था, समय के साथ जेट स्ट्रीम में लहर का निर्माण होने लगता है। इस तरह रोसबी लहर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप रोसबी लहरों के आयाम में वृद्धि होने से जेट स्ट्रीम का भूमध्य रेखा की ओर विस्तार होने लगता है। तीसरी अवस्था, इस अवस्था में जेट स्ट्रीम का प्रवाह पूर्णतया लहरनुमा हो जाता है, जिस कारण वह भूमध्य रेखा के करीब हो जाती है। प्रथम 2 अवस्थाओं में दाब प्रवणता उत्तर दक्षिण होती है, जबकि इस अवस्था में पश्चिम पूर्व दिशा में हो जाती है। ध्रुवीय शीत वायु राशियों का भूमध्य रेखा की ओर तथा उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों का ध्रुवों की ओर विस्थापन हो जाता है। चतुर्थ अवस्था, जेट स्ट्रीम के अत्यधिक देशांतरीय प्रवाह उत्तर से दक्षिण के कारण तरंगों का विच्छेदन हो जाता है, जिस कारण वे मूल धारा से अलग होकर चक्राकार मार्ग से प्रवाहित होती है। इस तरह चक्राकार वायु प्रणाली की कई कोशिकाएं विकसित हो जाती है। जेट स्ट्रीम के भूमध्य रेखा की ओर वाले भाग अर्थात दक्षिण भाग में चक्रवर्तीय कोशिकाएं तथा ध्रुवों की ओर वाले भाग, यहाँ ध्रुवों की ओर वाले भाग करना, ध्रुवों की ओर वाले भाग अर्थात उत्तर में प्रति चक्रवातीय कोशिकाएं बन जाती है। इस तरह की विलक चक्रवातीय या विलक प्रति चक्रवातीय, सही करना है इसको, ये भी गलत लिख रखा है, चक्रवातीय कोशिकाएं बन जाती है। इस तरह की विलक चक्रवातीय या विलक प्रति चक्रवातीय वायु प्रणाली जेट स्ट्रीम के पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाह को बाधित करती है। जेट स्ट्रीम का महत्व देख लेते हैं, क्या महत्व होता है जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम का स्थानीय
तथा प्रादेशिक मौसम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। कुछ महत्व है इसके। पहला, मध्य अक्षांशीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता तथा जेट स्ट्रीम में गहरा संबंध होता है। जब जब धरातलीय शीतोष्ण चक्रवातों के ऊपर उच्च तलीय क्षोभमंडल जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो ये चक्रवात अधिक प्रबल एवं तूफानी हो जाते हैं तथा सामान्य से अधिक वृष्टि या बारिश प्रदान करते हैं। दूसरा महत्व, जेट स्ट्रीम के कारण धरातलीय चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों के स्वरूप में परिवर्तन होने से स्थानीय मौसम में उतार चढ़ाव यानी कि बाढ़ और सूखा होता रहता है। जेट स्ट्रीम के कारण सौरमंडल के ऊपरी भाग में क्षैतिज अभिसरण तथा अपसरण होने लगता है। ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण एवं अपसरण होने से उच्च तलीय चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों का निर्माण होता है। फोर्थ, जेट स्ट्रीम में वायु का लंबवत संचार दो रूपों में होता है। चक्रवातों में हवा ऊपर उठती है तथा प्रति चक्रवातीय वायु प्रणाली में हवा नीचे बैठती है। इस तरह उच्च तलीय हवा ऊपरी मुखी एवं अधोमुखी संचरण होने से क्षोभमंडल एवं समताप मंडल में हवाओं में तेजी से मिश्रण होता है, जिस कारण मानव जनित प्रदूषकों का क्षोभमंडल से समताप मंडल में परिवहन कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का परिवहन समताप मंडल के निचले भाग यानी कि 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक में परिवहन हो जाता है तो ओजोन का विनाश प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि होने की संभावना है। पांचवा है, दक्षिण एशिया के मानसून पर जेट स्ट्रीम का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वास्तव में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा जेट स्ट्रीम से प्रभावित होती है। तो ये थी आपकी जेट स्ट्रीम। तो बहुत छोटा टॉपिक है, पढ़ लेना इसको, क्योंकि इसको भी पूछ लिया जाता है कई बार। और इसका छोटा क्वेश्चन भी याद कर लेना, जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, ठीक है। और जो करेक्शन मैंने बताया वो कर लेना आप लोग। ये यहाँ पर इसमें करना चतुर्थ अवस्था में, ये यहाँ लिखा हुआ है दक्षिण भाग में चक्रवर्तीय या चक्रवातीय करना, चक्रवर्तीय नहीं होता है, चक्रवातीय होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेना करेक्शन। मैं बता देता हूँ कहाँ करना है। ये एक तो ये यहाँ चक्रवातीय कर लेना, चक्रवर्ती की जगह पे। यहाँ प्रति चक्रवातीय कर लेना इस जगह पे। यहाँ पे भी चक्रवातीय कर लेना और यहाँ पे भी चक्रवातीय कर लेना, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, बाकी करेक्शन कर लेना थोड़ा सा। हाँ, यहाँ उपोष्ण करना, इस उपोष्ण, ये उपोष्ण नहीं है, उपोष्ण है, उपोष्ण, उपोष्ण ऐसे करना है यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ दोबारा, उपोष्ण ऐसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय पचवा जेट स्ट्रीम, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।